हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है। तो बताना है कि आदिकाल कब से प्रारंभ हुआ था। तो आदिकाल का जो समय है वो कब से माना जाता है, 1050 से। कब से माना जाता है, 1050 से माना जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन जो किया गया था, आदिकाल का कब से किया गया था, 1050 से लेकर 1375 तक इसको आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है। इसका समय कितना है, 1375 से 1700। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल, इसी को रीति काल कहा जाता है। इसका समय है 1700 से 1900। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। इसका जो समय है 1900 से 1984 तक है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो सन तो आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो सन याद हो जाएगा। देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता था। तो वीरगाथा काल में क्या हुई, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, वीरगाथा मतलब बहुत सी लड़ाई हुई। तो उसके बाद लोग भक्ति के मार्ग अपनाने लगे। क्या मार्ग अपनाने लगे, भक्ति का मार्ग अपनाने लगे। उसके बाद रीतिकाल आता है। फिर जो आधुनिक चल रहा है, इसमें गद्यकाल की बात कही गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। अभी बताएं पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा है, तो 1375 से 1700। ठीक है, 1375 से 1700 क्या हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। तो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है, ये अमीर खुसरो है। कौन है ये, अमीर खुसरो हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। किसको माना जाता है, पृथ्वीराज रासो के। और इसके जो रचनाकार कौन थे, इनका नाम था चंद बरदाई। इनका क्या नाम था, चंद बरदाई नाम था। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसको माना। तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य किसको माना गया था, ये माना गया था ये पृथ्वीराज रासो को। किसको माना गया था, पृथ्वीराज रासो को। और इसके रचनाकार कौन थे, चंद्र बरदाई थे। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, पृथ्वीराज रासो की किस लेखक की रचना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 वाले में पूछा है। तो पृथ्वीराज रासो की लेखक कौन है, चंद बरदाई। अभी यही क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे। इसके लेखक कौन है, चंद बरदाई हैं। अगला है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, विद्यापति। कौन है, विद्यापति। इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैथिल के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे, विद्यापति। या विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में यहाँ डिटेल है कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पदावली की रचना किसने की थी, मैथिली भाषा में किया था। जो पदावली है ये किस भाषा में है, मैथिली भाषा में है। और जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है। तो ये तो आपको याद हो गया है, कौन होगा, चंद बरदाई। देखिए कितनी बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अगला है कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इसी नाम से जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल, ठीक, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, और इसके बाद जो आता है उसको उत्तर मध्यकाल बोला गया था। ठीक है, तो पूर्व मतलब पहले। अब देखिए हम आपको बताए थे, जब पहले क्या था, वीरगाथा काल में बहुत सी लड़ाई हुई। उसके बाद लोग क्या हो गए, भक्ति करने लगे। तो क्या हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। और आधुनिक कालों को क्या कहा जाता है, गद्य काल कहा जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती। क्या नाम है, इंदुमती है। इसके अगर पूछे रचनाकार कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी। इसको भी नोट कर लीजिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
देखिए अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका हो गया, रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस हो गया, इस सब की रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास है। कबीर की रचना देख लीजिए, कबीर की रचना जो इसका जो संकलन है वो बीजक में किया गया है कबीरदास का। और इनके कौन कौन है? देखिए साखी शबद रमैनी, ऐसा आएगा साखी, उसके बाद शबद रमैनी, इस किस में रखा गया है? बीजक में रखा गया है, जिसके रचनाकार कौन है? कबीर है। सूरदास से देखिए, सूरदास से सूरसागर है, सुरसरावली है और साहित्य लहरी, इतना तीन इनको ध्यान रखिएगा। अभी ये सब क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। देखिए कबीरदास की रचनाएं कौन है? साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, और इनका संकलन तीनों का किस में किया गया है? बीजक में किया गया है। उसके बाद विनय पत्रिका रचना तुलसीदास हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाएं रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। रामचरित पूछता है, रामचरितमानस की जो भाषा है कौन सी है? रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी थी। कौन सी थी? अवधी थी। और विनय पत्रिका की ब्रज भाषा है। ये भी आपको ध्यान रखना। सूरदास की रचनाएं सुरसरावली, सूरसागर, साहित्य लहरी। देखिए सूरसागर की दो रचनाएं में देखिए सुर तो आ ही रहा है, सूरसागर, सुरसरावली में सुर आ रहा है, सूरसागर में भी सुर आ रहा है, तो ये तो पता चल जाएगा सूरदास है। आपको याद क्या करना है? सिर्फ साहित्य लहरी याद करना है। रहीम की रचनाएं देखिए एरास, पंचाधई, बैरव नायिका भेद, मदनाष्टक, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, रहीम का नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन है कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? तो भी बताएं। साखी शबद रमैनी किसमें संकलित है? ये बीजक में। किसमें है? ये बीजक में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में पूछा था कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसका है? कबीरदास का। किसका है? कबीरदास का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की बाड़ियों की भाषा कौन थी? तो कबीरदास की बाड़ियों की भाषा कौन थी? सधुकड़ी की थी। क्या थी? सधुकड़ी थी। इसी को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो साधुकड़ी न दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? पंचमेल खिचड़ी दिया रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सतसई के लेखक कौन है? तो देखिए सतसई के लेखक कौन है? ये है बिहारी लाल। देखिए बिहारी लाल रीतिकाल के बहुत बड़े कवि थे, ध्यान रखिएगा। जो तीसरे नंबर का है रीतिकाल, ठीक है। इसके बहुत बड़े कवि कौन थे? बिहारी लाल। इनका एक ही रचना था सतसई, ठीक है। इसमें 713 दोहे थे। कितने दोहे थे? 713। अब आप ये सुने होंगे इन्हीं, अच्छा ये बिहारी लाल को गागर में सागर भर देने वाले कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? गागर में सागर भर देने वाले कहते हैं। इन्हीं का एक फेमस है कि सतसई के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी जी को कहा जाता है कि ये गागर में सागर भर देते थे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा श्रृंगार रस के बहुत बड़े कवि हैं। यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं जो बिहारी लाल हैं इस श्रृंगार रस के बहुत बड़े कवि थे। इनका एक रचना है कि कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हो नैनन से बात। तो ये श्रृंगार रस के थे कवि, बहुत बड़े। इनका एक ही ध्यान रखिएगा सतसई है। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो पद्मावत जो है अवधी में लिखी गई थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी में लिखी गई थी। और इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मलिक मोहम्मद जायसी थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया कि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? तो पहले आपको ध्यान रखना पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। और इनकी भाषा क्या थी? अवधी थी। क्या थी? अवधी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। देखिए सब यूपीएससी 2021 में पूछा है तो 2024 पुलिस में पूछ सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा को सरल और साधारण रूप अपनाया? सेम क्वेश्चन है, अवधी। किसको अपनाया था? अवधी अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो क्या है? रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। और ये पूछेगा किस भाषा में? ये भी अवधी में था। किस में था? ये भी अवधी में भाषा में था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि
तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की? तो देखिए आप पढ़ते हैं तुलसीदास, इनका पूरा नाम क्या पढ़ते हैं? तुलसीदास। तो इनकी दास भावना थी, क्या थी? इनकी जो भावना थी क्या थी? दास भावना थी। अगर मीराबाई पूछता है तो मीराबाई कृष्ण भगवान से क्या करती थी? प्रेम करती थी। तो मीराबाई का क्या हो जाएगा? प्रेम भाव। देखिए मीराबाई का पूछे कौन सा भाव होगा, तो मीराबाई क्या करती थी? कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी, इनका प्रेम हो जाएगा। ठीक है। सखा भाव, सखा भाव सूरदास। ठीक है। स से सूर, स से सखा हो जाएगा। ठीक है। स से सूर, स से सखा। तो सूरदास का जो भाव था वो क्या था? सखा भाव था। क्या भाव था? सखा भाव था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो इसमें से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की रचना कौन है? विनय पत्रिका। तुलसीदास की रचना कौन है? विनय पत्रिका। साहित्य लहरी किसकी है? ये सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, रामचरितमानस में सोपानों यानी कांडों की संख्या है। तो रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? 7। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में यूपी ट्रिपल द्वारा कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे छोटा कांड कौन सा? 7 कांड है, तो 7 में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, देखिए पूछेगा रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो देखिए रसिक प्रिया, रसिक प्रिया में देखिए क्या नाम आ रहा है? प्रिया, प्रिया नाम की एक लड़की है। ठीक है, ऐसे याद करिए, प्रिया नाम की एक लड़की है जिसके बाल बहुत अच्छे हैं। तो बाल को क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं। प्रिया नाम की एक लड़की है जिसके बाल बहुत अच्छे हैं। अब बाल को हम जानते हैं क्या बोलते हैं? केस। तो केस से क्या हो जाएगा? केशव हो जाएगा। तो रसिक प्रिया का रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव हो जाएंगे। और देखिए जैसे रसिक प्रिया पूछता है उसी प्रकार आपको कवि प्रिया, एक है कवि प्रिया, कवि प्रिया के भी रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव हो जाएंगे। तो रसिक प्रिया चाहे पूछे चाहे कवि प्रिया पूछे, दोनों के कौन हो जाएंगे? केशव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। देखिए ये क्वेश्चन काफी पूछता है कि इनमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। देखिए इसमें पूछा है अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपको पता रहेगा अष्टछाप में कितने कवि होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अष्टछाप में 8 कवि हैं। ध्यान रखिएगा, अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। अगर आपको 8 नाम पता रहेगा तो हम बता पाएंगे कि कौन सा नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए अष्टछाप में 8 कवि थे, उनको हम आपको ट्रिक से बता दे रहे हैं। देखिए पहले आते हैं इसमें कृष्णदास आते हैं। क्या आते हैं? ये कृष्णदास आते हैं, कृष्णदास आते हैं। दूसरे नंबर पे गोविंद दास आते हैं। अभी हम आपको ट्रिक से बता दे रहे हैं कैसे याद करेंगे। गोविंद दास हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। और चौथे नंबर पे आते हैं कुंभन दास, चौथे नंबर पे आते हैं कुंभन दास। थोड़ा इसमें अच्छा से नहीं लिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझ लीजिएगा, कुंभन दास हो जाएंगे। ठीक है। और 4 हो गया। 5वें नंबर पे सूरदास, सूरदास। और 6वें नंबर पे, ठीक है, 6वें नंबर पे आपको ध्यान रखना है परमानंद दास, परमानंद दास। और 7वें नंबर पे नंददास, सिर्फ नंददास, नंददास। और 8वें नंबर पे आपको रखना है छतीदास। ठीक है, छतीदास या क्षितिदास कहीं कहीं लिखा रहता है। देखिए यही 8 कवि है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि एक बार कृष्ण भगवान, ठीक है, कृष्ण भगवान से क्या हो जाएगा? कृष्णदास। तो एक बार कृष्ण भगवान जिनका नाम गोविंद था, भाई कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता है? गोविंद कहा जाता है। तो एक बार कृष्ण भगवान जिनको गोविंद नाम से जाना जाता है, जिनकी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, कुंभ के मेले में सूरदास से मिलने जाते हैं। ठीक है। और इस मिलने से सूरदास को बहुत आनंद प्राप्त होता है। आनंद से परमानंद आनंददास दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 8 हो गया। लास्ट का एक ध्यान रखिएगा, छतीदास, बस हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसमें इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो बताए थे एक बार कृष्ण भगवान, तो कृष्णदास तो होंगे ही। कुंभ के मेले में सूरदास से मिलने गए थे, तो वहां उनको परमानंद और नंददास दोनों हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तीनों हो जाएंगे। नाभादास कहीं नहीं आया था, तो यही
नहीं होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? देखिए यही क्वेश्चन इसमें भी है कि इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। देखिए सम्मिलित नहीं है तभी आप आंसर कर पाएंगे जब आप 8 ट्रिक से याद किए रहेंगे। तो वहाँ आपको बताए थे सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें क्षित स्वामी है ही, ठीक है, सूरदास भी है, और बताए थे कृष्ण भगवान का नाम गोविंद है, गोविंद स्वामी भी हो जाएगा। इसमें हरिदास नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हरिदास नहीं होगा। आपको बताए थे ना कि लास्ट में क्या था, क्षित स्वामी था। इस सूरदास से मिलने जाते हैं कौन, कृष्ण भगवान जिनका नाम गोविंद भी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता कि इनमें से कौन सा मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, तो मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, ये कौन है, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास। अच्छा इसको हम आपको ट्रिक से बता देते हैं। अब तो आप समझ गए, ये देखिए ये भी मीराबाई का है, ये भी मीराबाई का है, ये भी मीराबाई का है। कौन सा मीराबाई का नहीं है, वैदेही वनवास। इसके बारे में आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए वैदेही किसको कहा जाता है, सीता जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सीता जी। और सीता जी कहाँ गई थी, वनवास गई थी। अब देखिए सीता जी वनवास कहाँ से गई थी, अयोध्या से गई थी। इतना तो आपको पता ही होगा कि सीता जी वनवास कहाँ से गई थी, अयोध्या से गई थी। तो वैदेही वनवास जब आएगा तो इसकी रचना कौन हो जाएंगे, इनके नाम में क्या आएगा, अयोध्या आएगा। क्या नाम आएगा, अयोध्या आएगा। तो इनका क्या नाम है, इनकी रचनाकार का क्या नाम हो जाएगा, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इनका पूरा नाम क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं का देखिए अब इनको ऐसे भी याद कर लीजिए, वैदेही वनवास तो आपको याद हो गया। एक आएगा प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। तो सीता जी राम की क्या थी, बहुत प्रिय थी, फिर भी उनके साथ बन गई थी। गमन को ही क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। तो प्रिय प्रवास भी किसका हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है। तो सूरदास में बताए थे सूर सागर तो अइबे करेगा, सूरदास में सूर है तो सूर सागर में सूर ये भी होगा, सूर सरावली में भी सूर है ये भी होगा। बताए थे आपको अलग से क्या याद करना है, साहित्य लहरी याद कर लीजिए। यानी ये तीनों है तो कौन सा नहीं होगा, सुंदर विलास नहीं है। कौन सा नहीं है, सुंदर विलास। तो सुंदर विलास के रचनाकार कौन है, देखिए इनके नाम में ही सुंदर लगा है तो बस आपको सुंदर के बाद दास लगा देना है। यानी सुंदर विलास के रचनाकार कौन हो जाएंगे, सुंदर दास हो जाएंगे। अगला है कि सूर सागर के रचनाकार कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे कि सूरदास क्या थे, सूर थे यानी अंधे थे। अब इनको चलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, यानी उनको एक बल चाहिए था। क्या चाहिए था, चलने के लिए बल चाहिए था। तो बल से क्या हो जाएगा, बल्लभाचार हो जाएगा। बल से क्या हो जाएगा, बल्लभाचार हो जाएगा। एक दो बार इसको समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अभी देखिए यूपी पेट में, ठीक है, यूपी पेट 2023 में ही क्वेश्चन पूछा था तो बहुत लोगों से गलती हुई थी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपके दिमाग में बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की रचना। किसकी है, रैदास की। उस समय सब लोग ने तुलसीदास ही मारा था। ठीक है, कि सब लोग ने तुलसीदास, ज्यादा लोग तुलसीदास ही किए थे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैदास सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूरदास किसके शिष्य थे, अभी बताए हैं। सूरदास को चलने के लिए किसी के बल की आवश्यकता पड़ती है तो बल से क्या हो जाएगा, बल्लभाचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अब देखिए श्रृंगार रस है, ये क्या है, अगर पूछे इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस के सबसे बड़े कवि किसको माना जाता है, बिहारी। बिहारी किस युग के कवि हैं, रीतिकाल। ध्यान रखिए कई बार पूछता है रीतिकाल। ठीक है, इनका एक ही रचना फेमस है, सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो हिंदी गद्य का देखिए आपका लास्ट सेशन चल रहा है। ठीक है, विभाजन का लास्ट क्या था आपका,
हिंदी गद्य था, ठीक है, यानी आधुनिक काल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विभाजन का लास्ट क्या था, आधुनिक काल था, जिसको गद्य काल कहा जाता है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, भारतीय युग को माना जाता है। और पूछता है इनका समय कब से कब था, तो 1850 से 1900। देखिए वहाँ शुरू कब से आधुनिक काल हुआ था, 1900 से हुआ था, लेकिन इनका जो कार्यकाल था ये 1850 से ही शुरू हो गया था। तो मैक्सिमम किताब में यही लिखा है कि 1850 से 1900 माना जाता है, भारतीय युग माना जाता है। तो देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम युग, ठीक है। तो प्रथम युग अब ऐसे देखिए, राम जी के जो भाई थे, ठीक है, राम जी के भाई कौन थे, भरत जी थे, तो भारतीय युग हो जाएगा। इसको ऐसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला है निज भाषा उन्नति अहे सम उन्नति को मूल। ये तो आपने कक्षा 9 या 10 में पढ़ा होगा ये चैप्टर। तो इसके कौन से हो जाएंगे, भारतेंदु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, ये प्रिय प्रवास है। कौन है, प्रिय प्रवास। अभी हमको वैदेही वनवास बताए थे, तो बताए थे इसके रचनाकार कौन है। अभी आपको हम समझाए हैं कि वैदेही वनवास, ठीक है, वैदेही वनवास आपको समझाए थे। तो उसमें हम बताए थे कि वैदेही वनवास का याद करने की ट्रिक क्या है, वहीं जो इसके रचनाकार वहीं प्रिय प्रवास के भी रचनाकार हैं। तो कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, प्रिय प्रवास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो कौन सा हो जाएगा, प्रिय प्रवास हो जाएगा या वैदेही वनवास हो जाएगा। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है अंधा युग। अंधा युग किसका है, धर्मवीर भारती का है, ठीक है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। झरना किसका है, झरना है जयशंकर प्रसाद का। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का क्या है, झरना है, आंसू है, ठीक है। अभी आपको ट्रिक से बताएंगे जयशंकर प्रसाद का कैसे याद करेंगे आगे के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अब देखिए ये नहीं है, तो यानी साकेत भारत भारती और रंग में भंग है। अब देखिए आपको बता रहे हैं एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत पूछता जाता है जयद्रथ बद्ध, ठीक है, ये पूछता है जयद्रथ बद्ध के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। तो देखिए जब आपका ये महाभारत की लड़ाई चल रहा था उसी में तो जयद्रथ आता है। तो जयद्रथ को, ठीक है, संकेत दिए थे, आप ऐसे याद कर लिए, जयद्रथ को संकेत दिए थे कि तुम भारत में आ जाओ। किस में आ जाओ, भारत में आ जाओ, क्योंकि भारत भारतीयों के लिए है और इसमें कोई रंग में भंग डालने का काम ना करो। तो देखिए इससे हो गया मैथिली शरण गुप्त क्या हो जाएगा, जयद्रथ बद्ध। जयद्रथ बद्ध को क्या कहे थे कि तुम मेरे शरण में आ जाओ। क्या संकेत दिए थे, तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो जयद्रथ बद्ध को क्या हो जाएगा, ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। साकेत भी हो जाएगा, भारत भारती हो जाएगा, क्योंकि भारत भारतीयों के लिए है और इसमें रंग में भंग डालने का काम बिल्कुल मत करो। तो इसमें इनका सब रचना आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। अब बर्फ कैसा होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो हिम क्रीम सुने होंगे ना, हिम क्रीम। और क्रीम क्या होता है, माखन से बनता है, ठीक है। तो हिम किरीटनी आए या हिम तरंगड़ी आए, ठीक है, हिम तरंगिणी आए, ठीक है। ये दोनों किसके हैं, माखनलाल चतुर्वेदी के। चाहे हिम किरीटनी आए चाहे हिम तरंगिणी आए, इसके रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आ गया जयद्रथ बद्ध। तो जयद्रथ बद्ध को संकेत दिए थे तुम क्या आ जाओ, हमारे शरण में आ जाओ। क्या दिए संकेत, हमारे शरण में आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना प्रसिद्ध कौन है, कामायनी। इसको ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की जो फेमस रचना है इनका क्या नाम है, कामायनी है। और नीरजा किसका है, महादेवी वर्मा की पहली रचना थी, ठीक है। ये महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन थी, नीरजा। नीरजा कहे नहीं, सॉरी नीरजा नहीं पहली था, नीरजा इन्हीं की रचना पहला नहीं थी, निहार इनका पहला रचना था। ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन था, निहार था। नीरजा भी इन्हीं का है, निहार भी इन्हीं का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य, देखिए पूछा ना प्रथम काव्य संकलन कौन सा था, तो निहार था। कौन था? निहार। इन्हीं का नीरजा भी है, रश्मि भी इन्हीं का, दीपशिखा भी, ये चारों रचना इन्हीं का है। लेकिन पूछा प्रथम काव्य कौन था, तो निहार था। निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, इसको चारों याद कर लीजिए, इन्हीं का था। अगला है कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? छायावाद के। किस युग के कवि थे? छायावाद। लेकिन छायावाद के चार का कवि का नाम बता दे रहे हैं, जिसको आपको याद कर लेना है, काफी बार पूछा जाता है। देखिए, हम लोग किसकी छाया में रहते हैं? शंकर जी के। हम लोग किसके छाया में रहते हैं? शंकर जी के। तो शंकर से क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे नंबर 1। ठीक है। और देखिए शंकर जी क्या करते थे, देखिए ये किस पर्वत पे बैठे रहते थे, न इनका घर था, न द्वार था, न किसी से वो लगाव था। ठीक है। तो ये एक प्रकार के निराला आदमी थे। कहा जाता है कि शंकर जी कैसे थे? निराला। तो निराला से क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए लिखने में आपको न समझ में आए, लेकिन आवाज तो सुनाई दे रहा, वहां से नोट कर लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और तीसरे नंबर पे ध्यान रखना है, शंकर जी की जो पत्नी थी उनको देवी कहा जाता था, तो क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। ठीक है। और चौथे, इनका एक फेमस बैल था जिसको नंदी बोलते थे। क्या बोलते थे? नंदी या नंद बोलते थे। नंद से ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंद पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंद पंत हो जाएगा। तो छायावाद के 4 कवि कौन कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। तो कामायनी पूछा, तो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये किस युग के कवि हो जाएंगे? छायावाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पूछता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि, देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो ये सुमित्रानंद पंत को ही कहा जाता है। ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है? ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। देखिए अगर आपको राष्ट्र कवि बनना है तो जो भी आपके पास आए उसको शरण देना चाहिए। तो राष्ट्र कवि बनना है तो शरण देना चाहिए, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अब प्रकृति का सुकुमार कवि तो क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। इसको भी देखिए ट्रिक से आपको बता दे रहे हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक की जरूरत नहीं, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कामायनी की रचनाकार कौन है? तो अभी बताएं कामायनी की रचनाकार कौन है? ये जयशंकर प्रसाद। और ये छायावाद युग के कवि हैं, ये भी आपको ध्यान हो गया। अब देखिए आपको इसका रचना और बता दे रहे हैं, जैसे कामायनी हो गए जयशंकर प्रसाद। अब शंकर की पत्नी पार्वती थी, जब इनको छोड़ के जहाँ गई थी। ठीक है। जब ऐसे आपको याद करना है, ठीक है, कि शंकर जी की पत्नी जब पार्वती इनको छोड़ के गई तो उनसे ये कामना कर रहे थे। उनसे क्या कर रहे थे? कामना कर रहे थे कि पार्वती जी रुक जाओ। तो नहीं रुकी थी, तो कामायनी से क्या हो जाएगा? कामना से क्या हो जाएगा? कामायनी हो जाएगी। लेकिन जब ये चली गई तो इनके आंखों में आंसू आ गए थे। क्या आ गए थे? आंसू आ गए। इनकी आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। और वो आंसू लहर बन के निकल रहे थे और झरना बन के निकल रहे थे। ठीक है। तो देखिए यहाँ से जयशंकर प्रसाद कामना कर रहे तो कामायनी हो जाएगा, फिर आंसू निकल रहे थे, आंसू हो जाएगा, लहर हो जाएगा, झरना हो जाएगा। और इनको कहाँ, देखिए कानन मतलब क्या होता है? कानन मतलब होता है जंगल, तो इन्हें जंगल में खोजे थे। और कुसुम मतलब फूलों से तुलना की थी, तो कानन कुसुम भी किसका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना और कानन कुसुम, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का कारण आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अभी आपको समझाएं किस युग की कवि हैं? छायावाद युग की कवि हैं। किसकी हैं? छायावाद युग की कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि रसीम रथी की रचयिता कौन है? तो रसीम रथी की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है आंसू। देखिए आ गया ना आंसू, तो
आंसू किसके निकल रहे थे? शंकर जी की। तो क्या हो जाएगा इसका? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके रचनाकार? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब किसके किस युग के कवि थे? छायावाद। किसके थे? छायावाद। इसी में आपको क्या जोड़ देना है? आपको महादेवी वर्मा को जोड़ देना है। ठीक है, महादेवी वर्मा, ये सब किसके हो जाएंगे? छायावाद युग के कवि हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना इसमें से कौन सा नहीं? देखिए गीतावली भी है, दोहावली भी है, रामचरितमानस भी है, तो ये नहीं है यामा। ठीक है, यामा किसका है? महादेवी वर्मा का। ध्यान रखिएगा, यामा के लिए इनको साहित्य का पुरस्कार मिला था। कोई पुरस्कार इसके लिए मिला था, कन्फर्म आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी के लिए मिला था। तो यामा ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। देखिए इसको याद कैसे करना है आपको हम ये भी ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए यामा का कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा। तो देखिए यामा में आ रहा है माँ आ रहा, देखिए यामा में माँ आ रहा, वर्मा में माँ आ रहा, तो यामा वर्मा, तो महादेवी क्या हो जाएगा? वर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? ठीक है, तो अभी बताएं राष्ट्र कवि। आपको क्या बताए थे अभी? राष्ट्र कवि आपको बनना है तो आपके पास जो भी आए उसको शरण देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। राष्ट्र कवि बनना है तो जो भी आपके पास आए उसको शरण देना है। और सुमित्रानंद पंत को क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो इसमें से महादेवी वर्मा की कौन सी हो जाएगी? निहार। क्या हो जाएगी? निहार। पहला इनका महाकाव्य कौन था? निहार। निहार हो गया, नीरजा हो गया। ठीक है, निहार नीरजा किसका है? महादेवी वर्मा का है। अब देखिए प्री प्रवास, इसके बारे में आपको बता दिए। प्री प्रवास क्या हो जाएगा? अभी बताए थे, प्री प्रवास पूछे चाहे वैदेही वनवास पूछे, तो इसका क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब देखिए साकेत, ठीक है, साकेत किसका बताए थे? जयद्रथ को संकेत दिए थे। ठीक है, तुम मेरे शरण में आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कामायनी, कामना कौन कर रहा था? रुक जाओ, शंकर जी कर रहे थे। किससे? पार्वती से। तो कामायनी के लेखक कौन हो जाएंगे? शंकर, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। आपको ट्रिक से पहले समझा दिए हैं। और देखिए वही क्वेश्चन फिर देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में 2 बार पूछा है, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों पूछा था। तो कामायनी के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अच्छा देखिए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, चारों एक साथ दिया है क्योंकि ये चारों क्या हैं? छायावाद युग के कवि थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में यूपी TRPL द्वारा जितने रचना और लेखक से क्वेश्चन पूछे गए उसको कंप्लीट करवा देंगे। बस आपको क्या करना, इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक कर देना। 50 लाइक जरूर कंप्लीट करवाइएगा। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनके बहुत फेमस ये है। अगला क्वेश्चन है कि कानन कुसुम के कवि कौन है? तो बताए थे शंकर जी पार्वती को जंगल जंगल खोजे थे। तो क्या हो जाएगा? कानन कुसुम। क्या हो जाएगा? कानन कुसुम किसका हो जाएगा? ये जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी आ गया आंसू। तो किसके आंसू निकल रहे थे? शंकर जी के। तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झरना। देखिए वहीं आ गया, झरना किसका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी का। झरना, आंसू, ये सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। अब देखिए अगला है कि संस्कृत के 4 अध्याय। तो संस्कृत के 4 अध्याय इनकी रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। क्या संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला रचना। अगला है कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये तो बहुत फेमस अंधेर नगरी चौपड़ राजा। तो किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। अगला है देखिए करबला की रचनाकार कौन है? तो करबला हो चाहे कर्मभूमि हो, ठीक है, करबला चाहे कर्मभूमि हो, चाहे ये आपका निर्मला हो, करबला निर्मला कर्मभूमि, ठीक है। और
ये सब किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। किसका है? ये प्रेमचंद का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आ भी गया कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो ये प्रेमचंद का। किसका है? ये प्रेमचंद जी का है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ये दयानंद सरस्वती है। कौन है? दयानंद सरस्वती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन है? मैलाचल। इनका काफी फेमस है। मैलाचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो रेहन पर रघु, रेहन समझ रहे हैं ना कि खेत को जो हम लोग पैसे पे दे देते हैं ना, खेत को पैसे पे जैसे होता घर का किराया, वैसे खेत का किराया होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेहन। तो रेहन जो रघु था, ठीक है, रघु नाम का आदमी था, अपने खेत को रेहन पे रख के काशी दर्शन गया था। ऐसे इसको याद कर लीजिए। तो जो रघु नाम का जो आदमी था अपने खेत को रेहन पे रख के काशीनाथ गया था। तो रेहन पर रघु क्या हो जाएगा? काशीनाथ हो जाएगा। ऐसे आप याद करेंगे टिक से तो जरूर जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के लेखक कौन है? एक कृष्णा सोबाती है। कौन है? कृष्णा सोबाती है। अगला क्वेश्चन है देखिए, झूठा सच के लेखक कौन है? तो इसको आपको ट्रिक से बता दे रहे हैं कि अगर सच को आप ज्यादा झूठ बनाएंगे, ठीक है, कई लोग होते हैं देखिए सच को तुरंत झूठ बनाने में लग जाते हैं। तो अगर आप सच को झूठ बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत ज़्यादा यश को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सच को ज़्यादा झूठ बनाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि सच को झूठ बनाने से आपको कोई यश नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो झूठा सच का क्या हो जाएगा? यशपाल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है देखिए, लज्जा किस लेखिका की कृति है? तो ये है तस्लीमा नसरीन, ठीक है, तस्लीमा रशीन। ये देखिए बाबरी मस्जिद जो टूटा था, बाबरी मस्जिद जो टूटा था उसी से संबंधित ये रचना था लज्जा। तो तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है कि जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है, अब देखिए जहाँ से जंगल शुरू होगा वहीं पे क्या रहेंगे? जीव रहेंगे। भाई जंगल में क्या रहेंगे? जीव रहेंगे। तो जंगल जहाँ शुरू होगा वहीं पे जीव रहेंगे। तो जीव से क्या हो जाएगा? संजीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। गबन हो गया, गोदान हो गया, ठीक है, करबला हो गया, निर्मला हो गया, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। अगला क्वेश्चन है कि देवदास उपन्यास 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? यानी देवदास के रचनाकार कौन है? तो इनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका क्या नाम है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगला क्वेश्चन है गोदान। देखिए वही क्वेश्चन है फिर, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। चाहे गबन पूछे चाहे गोदान पूछे, ये प्रेमचंद की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? तो किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। इनका ये आत्मकथा था 10 द्वार से सोपान तक, उसी के लिए मिला था। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से। कब से हुई थी? 1991 से हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो किसके थे? कवि वचन सुधा के संपादक थे। किसके थे? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। देखिए जब पत्रिका से क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले पूछेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि भारत का प्रथम समाचार पत्र। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके संपादक कौन थे? इनका नाम था जेम्स अगस्ट हिक्की। इनका क्या नाम था? जेम्स अगस्ट हिक्की। क्या नाम था इनका? जेम्स अगस्ट हिक्की नाम था। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था? बंगाल गजट था। इसके संपादक कौन थे? जेम्स अगस्ट हिक्की थे। इसी तरह ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? ये था उदंड मार्तंड। क्या नाम था? उदंड मार्तंड, ठीक है। क्या था? उदंड मार्तंड था। तो देखिए इसके संपादक भी आपको ध्यान रखना है। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर मिश्रा। पंडित जुगल किशोर मिश्रा। इनका क्या नाम था? पंडित जुगल किशोर मिश्रा था। और ये कहाँ से होता था संपादक इसका? कलकत्ता से होता था। कहाँ से होता था? कलकत्ता से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस रचना के लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए मिला था। कब मिला था ये? 1955 में। कब मिला था? 1955 में। ध्यान दीजिएगा, हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी इन्हीं की रचना है। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस कृति के लिए मिला था? चिदंबरा के लिए। किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन थे? तो हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। इनका क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर था। और किस रचना के लिए मिली थी इन्हें? उर्वशी के लिए मिली थी। ध्यान रखिएगा, किसके लिए मिली थी? उर्वशी के लिए मिली थी। अब देखिए इसमें पूछा था हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो पहला किसको मिला था? पहला ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंद पंत को मिला था। किसको मिला था? सुमित्रानंद पंत को मिला था। और किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा के लिए मिला था। आपको ये भी ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? तो किस साहित्यकार को मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को। अभी पढ़े हैं इन्हीं के बारे में कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। और किसके लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए मिला था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को मिला था। किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को मिला था। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? ठीक है, तो इसमें पूछा, देखिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा के लेखक को मिला था। और किसको मिला था? अभी पढ़े हैं, जी शंकर कुरुप को मिला था। किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को मिला था। किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को मिला था। आपको ये भी ध्यान रखना है, 56वां किसको मिला है और 57वां किसको मिला है। ठीक है, तो 56वां किसको मिला है और 57वां किसको मिला है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। चलिए 56 और 57 किसको मिला, कमेंट करके बताइए। अगला है, अज्ञेयकृत कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी ध्यान रखना, ये कई बार पूछता है कि कितनी नावों में कितनी बार। इसके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, इनके क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक है, वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो इनकी कौन सी रचना थी? कितनी नावों में कितनी बार। यही क्वेश्चन यूपीपी में पूछा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन आएगा आगे, कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो देखिए आपको पहले एक ध्यान रखना है कि हवा में हस्ताक्षर के लेखक कौन है? कैलाश वाजपेयी है। देखिए 2021 में पूछा है, जब इस बार जो लेखपाल का एग्जाम हुआ, इसके पहले जो लेखपाल का हुआ था, इसके पहले वाले में यही क्वेश्चन पूछा था कि हवा में हस्ताक्षर के लेखक कौन है? कैलाश वाजपेयी है। कौन है? कैलाश वाजपेयी है। ठीक है, तो इन्हें हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन से प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? देखिए जब उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो यामा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अभी बताए हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन इनका पूरा नाम था। किसके लिए मिला था? कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है, तो कौन सी कृति है? चिदंबरा। इनका क्या नाम है? चिदंबरा। इनकी कौन सी रचना के लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य
अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। किसके लिए मिलता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो देखिए, सलाका पुरस्कार किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को मिला था। किसको मिला था? रामविलास शर्मा को मिला था सबसे पहले सलाका पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो किसके लिए है? 343। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा।